नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और यहाँ पे 3 साइंस एंड टेक की भी इंपॉर्टेंट न्यूज में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिटोरियल एनालिसिस चूंकि आज आता नहीं है, संडे है, द हिंदू में संडे को एडिटोरियल एनालिसिस छपता नहीं है, तो एडिटोरियल एनालिसिस की बजाय आज साइंस एंड टेक आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए। ये पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन यूज करते हैं तो उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ मिल जाएगी। ऐप का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी वीडियो आज लेट हो गई है। संडे को अमूमन थोड़ी वीडियो लेट होती है, बाकी दिन मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ। कोशिश करता हूँ 10 बजे तक हो जाए, बट 11 बजे तक लेटेस्ट हो जाती है। चलिए करंट अफेयर्स एनालिसिस में जो पहली न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस समय पे एक अजीब सी चीज की। हुआ क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का, उसको एक रेप केस में एक मैटर रेफर किया और ये बोला कि बताइए कि ये पर्टिकुलर लड़की मांगलिक है कि नहीं है। हुआ ये कि ओवरऑल एक मैरिटल मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक कपल मिले, ओवरऑल वो रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हुए। बाद में लड़के ने लड़की से शादी करने से मना कर दिया, तो लड़की के घर वालों ने रेप का इल्जाम लगा दिया लड़के के ऊपर। अब लड़के के घर वाले यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं चूंकि यहाँ पे लड़की मांगलिक है, मंगल दोष है उनके हॉरोस्कोप में। तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ इंडिया की शादियों में कुंडली मिलाई जाती है, ये सबको पता है, लेकिन क्या उस कुंडली के बेसिस पे इतने सीरियस इल्जाम में रेफरेंस दिया जा सकता है? क्योंकि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्चुअली में, अच्छा मैं आपको बता दूं, जो पेटिशनर जिसने पेटिशन डाली है ओवरऑल लड़की के बिहाफ पे, उनका ये बोलना है कि लड़की मांगलिक नहीं है, और जो ओवरऑल एक्यूज्ड है वो बोल रहा है कि लड़की मांगलिक है। तो अब इस रिस्पेक्ट में लड़की मांगलिक है या नहीं है, मंगल दोष है या नहीं है, इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को मैटर रेफर कर दिया है। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि क्या ओवरऑल जुडिशियल डिसीजंस में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है? अब इस रिस्पेक्ट में एक्यूज्ड को जो रिप्रेजेंट करने वाला एडवोकेट है अजय कुमार सिंह, इनका ये बोलना है कि आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और इसको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो जब एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है तो उसके बेसिस पे एक जुडिशियल डिसीजन क्यों नहीं लिया जा सकता? जबकि सुप्रीम कोर्ट से यहां पे डिमांड की जा रही है। अभी के लिए जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वैसे तो इट इज सब जुडाइज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन चूंकि यहां पे मंगल दोष के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये याचिका दायर हुई है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को रोकिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो ऑर्डर गलत है। कुंडली देखिए क्या है कि शादी के रिलेशंस में इंटरली कुंडली वगैरह फैमिली मेंबर्स देखते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो कुंडली जज साहब के पास कोर्ट में नहीं पहुंचती। लेकिन अब यहाँ पे कुंडली और मंगल दोष ये सब चीजें पहुंच रही हैं कहाँ पे? जुडिशरी के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे बोला गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को आप रोको। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब से बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो थोड़ा डिस्टर्बिंग सा लग रहा है। चूंकि यहाँ पे लड़की के घर वालों से और लड़की से उसके मंगल दोष के बारे में पूछना, एक तो उस पर्टिकुलर गर्ल और उसकी फैमिली की राइट टू प्राइवेसी में इंटरफेयर करता है। दूसरा एक मुद्दा यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या इस मंगल दोष के आधार पर, मांगलिक होने के आधार पर इस पर्टिकुलर केस का जजमेंट इफेक्ट किया जा सकता है? तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये जो ऑर्डर था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ये बताएगा कि मंगल दोष या मांगलिक है लड़की की नहीं है, इस ऑपरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने, इस डायरेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मतलब अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस तरीके से भी इस मैटर को डिसाइड करेगा, मेरिट्स ऑफ द केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर बोल दिया है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से जो मंगल दोष मांगलिक की रिपोर्ट मांगी है, ये रिपोर्ट नहीं मांगी जा सकती। तो बेसिकली अब लखनऊ बेंच को ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट मेरिट्स पे डिसीजन लेना पड़ेगा, और उन मेरिट्स में ये जो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स में मांगलिक होने की रिपोर्ट है, इसको मांगने से मना कर दिया है। मतलब आप मेरिट्स ऑफ द केस पे करिए, ये एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे सबमिशन को जुडिशरी में नहीं माना जाएगा। कुछ ये व्यू पॉइंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि इस केस के पर्टिकुलर्स और मेरिट में अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया। वो कल की डेट में जो भी जजमेंट आता है उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका वैसे भी जा सकती है। लेकिन टिल द फैक्ट कि हाँ भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया मांगलिक बताने के लिए ना बताने के लिए, इस पर्टिकुलर फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करवा दिया कि ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब आप बोलोगे सर कि यूपीएससी के किस पेपर में काम किए, तो भैया सीधी बात है, जीएस पेपर फोर्स एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि
ह्यूमन इंटरेक्शंस में एथिक्स, डिटरमिनेंट्स एंड कंसीक्वेंसेस। उसके साथ साथ जीएस पेपर 4 में पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अमूमन हम लोग सिविल सर्विसेज को देखते हैं, बट यहाँ पे आप जुडिशरी को देख सकते हो। एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सीधी बात है भाई कि ओवरऑल एक पार्टी ये बोल रही है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, तो साइंस के आधार पर जुडिशरी में इस पर्टिकुलर फैक्ट को लेना चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लीगल प्रिंसिपल्स क्या एस्ट्रोलॉजी के आधार पर डिसाइड किए जा सकते हैं? तो इस प्रकार से जीएस पेपर 4 में टॉपिक जा सकता है, इसके ऊपर केस स्टडी भी बन सकती है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो जुडिशरी से रिलेटेड आप कौन से जीएस पेपर 4 में पहुंचोगे? जीएस पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के रिस्पेक्ट में न्यूज आपको काम आ सकती है। फिर अगला, वी बिल्ट प्रगति मैदान, नाउ वी हैव नो होम और नो लाइवलीहुड। ये पर्टिकुलर न्यूज को भी जीएस पेपर 4 में इन्वोक किया जा सकता है। हुआ दोस्तों यहां पे ये है कि प्रगति मैदान के आसपास कुछ इलीगल झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, उनके अगेंस्ट एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई भैरव मार्ग में और 50 टेम्पररी सेटलमेंट्स को तोड़ के रख दिया गया। यहां पे आप देखोगे कुछ बेघर लोग बैठे हुए, इनके आसपास के जो सेटलमेंट्स हैं उनको उखाड़ रखा गया। देखिए 2 जनरेशंस लेबर्स की जो कि प्रगति मैदान के बाहर अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना के रह रहे थे, ऐसी 50 टेम्पररी सेटलमेंट्स को नई दिल्ली के भैरव मार्ग पे उखाड़ फेंका गया। प्रगति मैदान के गेट नंबर 1 के सामने थी ये झुग्गी झोपड़ियां। इस पर्टिकुलर डेमोलिशन ड्राइव को किसने लीड किया? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड स्पेशल टास्क फोर्स। और इसको किया किसके आधार पर? किया दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। ठीक है, और उसके बाद देखो तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने यहां पे अल्टरनेट कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है। 2 मई को अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई ये जो स्लम के रेजिडेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर इलाके से बाहर निकल जाएं और चले जाएं कहां पे? गीता कॉलोनी रन दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। बट वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए यहां पे स्लम में रहने वाले लोग वहां पे गए नहीं। पहले भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इनको इविक्शन नोटिस सर्व किया था, लेकिन ये यहां से हटे नहीं। ये लोग हाई कोर्ट में गए इस इविक्शन ड्राइव को रोकने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने ज्यादा इनकी बात सुनी नहीं। फाइनली यहां पे एकदम से इविक्शन डेमोलिशन ड्राइव वाले आए और वो उखाड़ के चले गए इनका घर पूरा, और इनको बोल दिया है वैकेट करो ये धंधा। अब इनका क्या लॉजिक है? इन लोगों का ये बोलना है कि भाई 2 जनरेशन से हम यहाँ पे हैं। 2 जनरेशन मतलब ये जो जनरेशन प्रेजेंट है, इनके बच्चे और इसके बाद इनके जो माँ बाप हैं वो लगातार इस प्रगति मैदान के आसपास के इलाके में रह रहे हैं। प्रगति मैदान का पूरा कंस्ट्रक्शन इनकी पेरेंट जनरेशन ने किया है, और प्रगति मैदान में जब भी कोई एग्जीबिशन होता है उसमें स्टॉल्स लगाना, टेंट लगाना, जो भी मैनुअल लेबर्स का काम होते हैं यही झुग्गी झोपड़ी वाले करते हैं। तो एक प्रकार से इनका घर सा बन गया था ये झुग्गी झोपड़ियां प्रगति मैदान के बाहर, लेकिन यहाँ पे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने झुग्गी झोपड़ियां हटा दी। तो जीएस पेपर 4 के अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है नेचुरली कि ऑब्वियस सी बात है प्रगति मैदान को बनाने में इन लेबरर्स का रोल रहा है। 2 डेकेड से या फिर कह लीजिए उससे ज्यादा से ये लेबरर्स लगातार स्लम्स को बना के प्रगति मैदान के बाहर रह रहे हैं। अब एकदम से इनकी झुग्गी झोपड़ियों को उठा के बाहर फेंका गया है, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है यहाँ पे। देखिए गलती क्या बोला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ भी किया है लीगली किया है, लॉफुली किया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ओवरऑल इन पर्टिकुलर लोगों को बोला था आप यहां से निकल जाए, गीता कॉलोनी में जाओ। लेकिन इन लोगों का बोलना है कि गीता कॉलोनी की जो भी सेटलमेंट्स हैं वो उतने सही नहीं है, हमें आप किसी दूसरे भाग में डिग्निटी के साथ रहने का इंतजाम मुहैया कराइए। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो जीएस पेपर 4 में टॉपिक आपके काम का है। उसके साथ साथ जीएस पेपर 2 के अंदर अगर आप देखो तो वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स। तो बेसिकली वल्नरेबल सेक्शंस के लिए सरकार क्या क्या कर रही है ये जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। ठीक है ना भाई। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो भाई इस प्रकार के लोगों की वल्नरेबल पॉपुलेशंस की हेल्प के लिए एनजीओस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं। तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4, और अगर बहुत एक्सपेंसिव आप डेफिनेशन देखोगे तो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन को जीएस पेपर 3 में भी आप यूज कर सकते हो। देखिए आज की डेट में करंट की न्यूज इतनी ज्यादा वाइड एक्सपेंसिव एम्बेड की हैं कि कई न्यूज जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में भी आपको कॉमन नजर आ सकती है, क्योंकि एक न्यूज के बहुत वेराइड डायमेंशंस होते हैं। आप किसी एक जीएस पेपर वाइज सेग्रीगेट कर लो, हाँ उनके इंडिविजुअल फैक्ट्स को आप जीएस पेपर वाइज सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, जुडिशरी से रिलेटेड है, इकोनॉमी भी उसमें आ गया, तीनों टॉपिक्स आपस में मिल गए। तो ऑब्वियस सी बात है वो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के काम का हो गया। फिर उसमें कुछ लोग एक एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट बना के जीएस पेपर 4 का भी कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नोट्स आप जरूर जीएस पेपर वाइज बनाओ, लेकिन उसको उस इंफॉर्मेशन को अलग अलग पेपर्स में आप इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हो।
फिर अभी ओडिशा में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, इस इंसिडेंट को लेके अब कैग की रिपोर्ट्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसके जो ऑडिटर्स हैं, उन्होंने पहले भी ओवरऑल ये बता रखा था, कई बार ऑडिट करवाया गया है रेलवेज का, और उस ऑडिट में कुछ शॉर्टफॉल्स, उस इंस्पेक्शन में कुछ शॉर्टफॉल्स देखने को मिले थे इन ऑडिटर्स को, और ये शॉर्टफॉल्स 30 से 100% की रेंज में थे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाए तो 2022 की अपनी रिपोर्ट में, जिसका टाइटल था डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज, और मैंने कल की वीडियो बना के ही बताया था कि कैग का यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैग पहले बहुत से मल्टीपल कंसर्न्स को पॉइंट आउट कर चुका है। तो डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज 2022 की रिपोर्ट में कैग फ्लैग कर चुका है मल्टीपल शॉर्टकमिंग्स एंड मेड सेवरल रिकमेंडेशंस, जिसमें कैग ने सजेशन दिया था टू इंश्योर स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शेड्यूल टाइमलाइंस फॉर कंडक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग एक्सीडेंट इंक्वायरीज। देखिए, क्या ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। कभी कभी क्या होता है कि छोटे लेवल पे ट्रेन के एक दो जो डिब्बे होते हैं वो डीरेल हो जाते हैं, लेकिन उनसे कोई बहुत बड़ा जान माल का नुकसान नहीं होता, तो वो उतना न्यूज में नहीं आते हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी ऑडिटर्स होते हैं वो इस प्रकार की न्यूज पे काफी ध्यान देते हैं और उस गलती को पॉइंट आउट करके चीजों का सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। जो टेस्ट ऑडिट कंडक्ट किया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2021 के टाइम पीरियड में, उनको यहां पे प्रॉपर तरीके से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताते हुए कैग ने ये बोला था कि भाई बहुत से मेजर्स यहां पे लेने की जरूरत है टू प्रिवेंट डिरेलमेंट एंड कॉलिजन्स, और इन पर्टिकुलर मेजर्स को पहले भी ले डाउन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, पॉइंट आउट मतलब एग्जीक्यूट भी किया गया, बट फिर भी कुछ फ्लैगिंग कंसर्न्स थे। जो ऑडिटर्स थे, ऑडिटर्स ने अपने इंस्पेक्शन के समय पे ये बताया कि सेफ्टी शॉर्टफॉल्स 30 से 100% कम पाए गए बहुत सी चीजों में, जैसे ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स में, आइडलिंग ऑफ ट्रैक मशीन्स में, बहुत सारी वजहों से। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमली इंक्वायरीज, अगर कोई एनॉमली, कोई आप कह लो मिस फंक्शनिंग, माल फंक्शन कहीं पे होता है, और वो जरूरी नहीं है कि वो मिस फंक्शनिंग या माल फंक्शन किसी जान माल के नुकसान को कॉज करे, ठीक है ना। पैसों का नुकसान जरूर होता है, बट हाँ, जान का नुकसान उतने बड़े लेवल पे नहीं होता है, इसलिए काफी न्यूज में वो पर्टिकुलर न्यूज आती नहीं है। देखिए, अगर आप न्यूज देखो, ये जो पर्टिकुलर रिसेंटली अभी हुआ है, ऐसे पहले कितने हो रखे हैं, अगर इसके ऊपर हम लोग एक नजर डालें तो यहां पे आपको दिखेगा, इस पर्टिकुलर फोटो में आपको दिखाता हूं, 23 दिसंबर 1964 को पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन इस साइक्लोन में वॉश आउट हो गई थी, 126 लोगों की मौत हो गई। 6 जून 1981 को एक ट्रेन भरी हुई बागमती नदी में गिर गई बिहार में, 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 20 अगस्त 1995 को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कोलाइड हुई कालिंदी एक्सप्रेस से फिरोजाबाद के पास, 305 लोगों की मौत हो गई। 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र रेल क्रैश कर गई स्टेशनरी अवध आसाम एक्सप्रेस में, गैजल स्टेशन वेस्ट बंगाल में, 285 लोगों की मौत हो गई। फिर 26 नवंबर 1998 को जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस ये कोलाइड हो गई डीरेल्ड कोचेज ऑफ फ्रंटियर गोल्डन टेंपल मेल, पंजाब के खाना डिस्ट्रिक्ट में, 212 लोगों की मौत। सितंबर 9, 2002 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस एक ब्रिज के ऊपर डिरेल हुई, बिहार के रफीगंज में 140 लोगों की मौत। 28 मई 2010 मुंबई बाउंड जनेश्वरी एक्सप्रेस झारग्राम वेस्ट बंगाल के पास डिरेल हो गई, 148 लोगों की मौत। 20 नवंबर 2016 14 कोचेज ऑफ इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस डिरेल्ड एट पुखरायन इन उत्तर प्रदेश, 152 लोगों की मौत। अभी मैंने कल जो वीडियो बनाई, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने देखा बहुत से लोग बोल रहे हैं सर कि जो मृतकों का नंबर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब देखिए, इस प्रकार की न्यूज वेरीफाइड नहीं है, अभी के लिए वेरीफाइड न्यूज के हिसाब से ये पता चल रहा है कि 288 लोगों की जान गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। अब ये तो बड़े एक्सीडेंट्स की बात हो गई जो हमने यहां पे देखे। इसके साथ साथ छोटे लेवल पे भी डीरेलमेंट जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी ऑडिट समय समय पे हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर डिपार्टमेंट करता रहता है, और इस ऑडिट के आधार पर बहुत सी वजहें बताई गई हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा to ascertain the cause of an accident and to formulate proposals for preventing their recurrence. तो कंट्रोलर ऑडिटर ने क्या किया, इन द प्रोसेस इट इज असर्टेन इफ एनी इनहेरेंट डिफेक्ट एग्जिस्ट इन द सिस्टम ऑफ वर्किंग और इन द फिजिकल अप्लायंसेस सच एज ट्रैक्स, रोलिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्किंग apparatus, measures for rectifying the defects and irregularities are then proposed based on the findings. तो पहले ऑडिट यहाँ पे ऑडिटर करता है, ऑडिटर यहाँ पे ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है, उस इंस्पेक्शन के आधार पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के सॉल्यूशंस देखता है। अब जब 1129 इंक्वायरी रिपोर्ट्स यहां पे की गई डीरेलमेंट एक्सीडेंट्स की 16 जोनल रेलवेज में, तब 24 फैक्टर्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल पाए गए डीरेलमेंट के लिए सिलेक्टेड केसेस और एक्सीडेंट्स में। जो टोटल डैमेज और लॉस हुआ है एसेट्स का वो था 32.96 करोड़ का। ये पहले ऑडिट रिपोर्ट्स, हम अभी की कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे एक्सीडेंट की बात की, पहले की रिपोर्ट की यहां बात हो रही है। जो टोटल 422 डीरेलमेंट्स पाए गए हैं, इसमें से
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मैक्सिमम एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, मतलब 422 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एट्रीब्यूटेबल थे। और जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है यहाँ पे एक्सीडेंट्स की, डीरेलमेंट की, वो थी मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक। 171 केसेस में ट्रैक्स का प्रॉपर समय पे मेंटेन ना होना, ये वजह था डीरेलमेंट का। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी वजह थी वो थी डिविएशन ऑफ ट्रैक पैरामीटर्स बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स। 156 केसेस में परमिसिबल लिमिट्स के बियॉन्ड जब आपने ट्रैक्स के यूजेज को पुश किया तब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। 182 डीरेलमेंट्स हुए हैं वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फॉल्ट की वजह से हुए हैं, और 154 एक्सीडेंट्स यहां पे हुए हैं लोको पायलट्स की फॉल्ट्स पे। 182 मतलब 182, 154 मतलब 154। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में नंबर्स मत बोलिए, इंग्लिश में नंबर्स बोलिए, तो मैं उसके लिए ऐसा कर रहा था, ठीक है। फिर जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है उसकी की गलती की वजह से 275 एक्सीडेंट्स बताए जा रहे हैं। ओके, 1127 डीरेलमेंट्स रिपोर्ट हुए थे 2017 से 21 के टाइम पीरियड में। इसमें कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि छोटे लेवल पे भी समय समय पे डीरेलमेंट होते रहते हैं कि एक दो डब्बे पटरी से उतर गए, एकदम से ट्रेन रोक दी गई, ट्रेन की स्पीड कम थी, नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा पैसों का नुकसान हुआ बट जान का नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें से जो 289 आप कह लो डीरेलमेंट्स थे वो ट्रैक रिन्यूअल्स की तरफ से थे। तो इस बार अभी के लिए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि शायद कोई सिग्नलिंग फ्रेमवर्क हुआ होगा नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नीचे देखें तो यहां पे एक आर्टिकल आपको दिख रहा है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऐसा बोला जा रहा है प्रिलिमिनरी बेसिस पे कि एक जो डिसिप्लिनरी टीम है रेलवे ऑफिशियल्स की, वो ऑब्वियसली बात लग गई यहां पे पता कराने के लिए कि एक्सीडेंट हुआ क्यों है। तो शायद सिग्नलिंग फेलियर यहां पे कॉज बताया जा रहा है। मतलब देखिए, किसी भी रेलवे स्टेशन और जो भी पटरियां होती हैं वहां पे 3-4 लाइनें होती हैं। अब एक होती है मेन लाइन, अगर आने वाले स्टेशन पे किसी पर्टिकुलर ट्रेन को रुकना है तो वो अमूमन मेन रेलवे लाइन से क्रॉस होगी और इसी मेन रेलवे लाइन पे आगे स्टेशन आएगा, वहां पे स्टेशन के ट्रैक पे गाड़ी रुकेगी और लोग वहां से गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक होती है लूप लाइन। लूप लाइन में क्या होता है कि मेन रेलवे लाइन पे ट्रेन नहीं आई, वो रेलवे लाइन साइड वाले रेलवे ट्रैक से निकल गई, स्टेशन पे रुकेगी नहीं, बगल से तेजी से स्पीड में निकल जाएगी। कई बार क्या होता है कि लूप लाइन पे बड़ी बड़ी मालगाड़ियां खड़ी होती हैं, तो यहां पे शायद यही हुआ है, सिग्नलिंग फेलियर हुआ। पहले तो मेन लाइन के लिए ग्रीन बत्ती जली, फिर वो ग्रीन बत्ती बंद हो गई। जब वो ग्रीन बत्ती बंद हो गई तो शायद कोरोमंडल ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट को लगा कि मेन लाइन से नहीं जाना है, लूप लाइन से जाना है। और सही बात तो यह था कि जो आगे आने वाला स्टेशन था वो स्टॉप भी नहीं था कोरोमंडल रेलवे के ड्राइवर का, मतलब कोरोमंडल ट्रेन का। तो कोरोमंडल ट्रेन वाले ने मेन लाइन पे नहीं लिया, जबकि उसको जाना मेन लाइन पे था, उसने लूप लाइन पे ले लिया और लूप लाइन पे आगे खड़ी हुई थी मालगाड़ी। तो मालगाड़ी से वो टकरा गई, कोरोमंडल एक्सप्रेस पूरी तरीके से गिरी। उसका जो आगे का लोकोमोटिव इंजन वाला डब्बा था वो तो पूरा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और पीछे के डब्बे गिर गए। 21 कोचेस थे टोटल इस कोरोमंडल एक्सप्रेस में। और जब ये गिरे हुए डब्बे आके दूसरे ट्रैक पे सामने आ गए तो उस ट्रैक पे पीछे की तरफ से जो पैसेंजर हावड़ा, ये जो बेंगलोर वाली गाड़ी आ रही थी, वो आके लड़ गई। तो किस्मत काफी खराब थी। अगर सिर्फ कोरोमंडल और गुड्स ट्रेन का टकराव हुई होती तो हो सकता है हमें यहाँ पे जान माल का नुकसान का नंबर थोड़ा कम नजर आता, लेकिन सामने से एक और जो गाड़ी आके इससे लड़ गई, उसके चलते यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा हो गया। अब ये तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या अमेंडमेंट्स होते हैं जब डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी तब उस समय पे पता चलेगा। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एनिमेशन बना के इस पर्टिकुलर रेड इंसिडेंट का आपके लिए लेके आऊँ। लेट्स सी मैं बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा टफ टास्क कभी कभी हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, इस बात को लेके जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से कंडोलेंसेज आए हैं, चाहे फिर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर्स जापान के, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर्स, चाइना का प्रेसिडेंट, इन सब ने ओवरऑल यहाँ पे अपने कंडोलेंसेज दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, चूंकि देखिए अपने आप में बहुत बड़ा रेल एक्सीडेंट है, ये रेल एक्सीडेंट एक्चुअली में इंडिया की क्रेडिबिलिटी को भी इंटरनेशनल स्टेज पे गिराता है। गति इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, हम इतने बड़े स्केल पे ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं, अपने ट्रैक्स का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और उस बीच में इंडिया में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन्स का, तो वो अपने आप में इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि भाई मृतकों का नंबर ज़्यादा है। अब देखिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके, रेलवे मॉडर्नाइजेशन को लेके, रेलवे सिक्योरिटी फीचर्स को लेके आगे बहुत सी न्यूज़ आने वाली हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे। आगे चलते हैं। एक न्यूज़ है यहाँ पे, गवर्नमेंट बैन्स 14 कॉम्बिनेशन ड्रग्स आफ्टर पैनल फ्लैग्स रिस्क्स क्वेश्चंस एफिशिएंसी। ये क्या है यहाँ पे सीन? अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है दोस्तों, वैसे आपको साइंस एंड टेक की लगेगी, लेकिन ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ नहीं है।
जीएस पेपर 2 के अंदर दोस्तों अगर आप जाते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस एम्ड एट डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, एक तो इस चीज के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए जो भी इश्यूज है उसके ऊपर बातचीत करो, तो ये पर्टिकुलर न्यूज जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हुआ क्या है यहां पे, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आपने शुरू होगा था। तो अगर आप देखो तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2016 में 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को अप्रूव किया था सेल करने के लिए। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, जहां पे एक से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग को या इंग्रेडिएंट को आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के एक फाइनल ड्रग, एक फाइनल दवाई बना दी। अब ये जो 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को अप्रूव किया गया था 2016 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बेचने के लिए, इसमें से 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मार्केट में एज अ मेडिसिन बेचे जा रहे थे, लेकिन ऐसा बोला गया है, सरकार ने यहाँ पे गेजेट नोटिफिकेशन निकाला और उसमें बोला कि इन फिक्स डोज 14 मेडिसिन में कोई थेरेपेटिक वैल्यू मतलब ये किसी डिजीज के अगेंस्ट आपके शरीर को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम इनको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। While industry experts claim that some of these combinations were not available in the market currently, the banned combination includes medicines used for cough, fever and infection and are sold over the counter. Basically, ये जो 14 ड्रग्स यहाँ पे बैन किए गए हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले, इसमें से कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो लंबे समय से मार्केट में नहीं बेचे जा रहे हैं, बट हाँ कुछ ऐसे भी थे जो बेचे जा रहे थे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एफडीसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स कौन से हैं, वो प्रोडक्ट्स जिसमें एक या एक से ज्यादा, ठीक है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बल्क ड्रग भी बोलते हो, जो ऑब्वियसली बात है हम बड़े क्वांटिटी में चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद बना के हम दवाइयां दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। इन्हीं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बल्क ड्रग को इंडिया के अंदर बनाने पे भी एक बड़ा फोकस इस समय पे दिया जा रहा है। इसके लिए पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इन 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ऊपर बैन विद इफेक्ट इमीडिएटली लगाया गया है। एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर यह पर्टिकुलर बैन लगाया जा रहा है। सोचने वाली बात दोस्तों यह है कि इनको अप्रूव 2016 में किया गया था और अब 2023 में बैन लगाया जा रहा है। 7 साल से ये मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, तो पहले ये क्यों नहीं किया गया? अभी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे इशू किया गया है और इन 14 एफडीसीज की मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे रोक दिया गया। ये मूव बहुत लंबे समय से होना चाहिए था। इसको लिया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। ये 14 जो ड्रग थे ये बेसिकली कफ, फीवर और इन्फेक्शन को सॉर्ट आउट करते थे और ओवर द काउंटर बेचते थे। मतलब ऐसा नहीं कि इनको खरीदने के लिए आपको किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आप वैसे भी खरीद सकते हो, दुकान पे जाके ओपनली सेल हो रहे थे, बट अभी के लिए इनको बंद कर दिया गया। फिर भाई शांग्री ला डायलॉग हो रहा है आपका सिंगापुर के अंदर। इस पर्टिकुलर न्यूज की रेलेवेंस को देखो अगर आप, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 और जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला एलिमेंट आप कह लो जीएस पेपर 3 के अंदर, वैसे तो जीएस पेपर 3 के अंदर जो भी सिक्योरिटी वाला एलिमेंट है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करी, बट एक एक्सपेंसिव व्यू पॉइंट देखा जाए तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल वॉर का इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों के रिस्पेक्ट से न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सीधे सीधे देखा जाए तो जीएस पेपर 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, तो भैया सिंगापुर के अंदर डिफेंस समिट चल रहा है और इस पर्टिकुलर डिफेंस समिट में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दिए। उन्होंने यहाँ पे प्रपोजल सामने रख दिया कि किस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रही है इसको रोका जा सकता है। वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो डिफेंस मिनिस्टर साहब का प्रपोजल है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसी प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल प्रपोजल्स ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे, वो यूक्रेन के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाएंगे। मैं समझाता हूं कि यहां पे बोला क्या गया। तो जो प्रबोवो सुबियांतो हैं इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर, वो क्या बोल रहे हैं, आई कॉल ऑन रशिया एंड यूक्रेन टू एम्बार्क ऑन एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तुरंत लड़ाई बंद करो। ये 15 महीने से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके चलते दुनिया के साथ साथ एशियन इकोनॉमीज के ऊपर और फूड सप्लाईज के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। तो शांग्री ला डायलॉग की सफल समिट में बोलते हुए मिस्टर सुबियांतो ने यह बोल दिया कि जहां पे जो है वो उस जगह पे रहे और तुरंत आप लड़ाई को रोक दो, इमीडिएट सेसेशन होना चाहिए हॉस्टिलिटी का।
और जिस जगह पे जो भी है वो वहां पे रहे, वहां पे इंटरनेशनल पीस कीपर्स डिप्लॉय होने चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय होने चाहिए, और जो भी डिस्प्यूटेड इलाके हैं वहां पे आपको कराना चाहिए एक रेफरेंडम। तो जब इन डिस्प्यूटेड इलाकों में आप रेफरेंडम कराओगे तो जो भी लोग वहां पे प्रेजेंट हैं वो चुन लेंगे कि वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं या फिर वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पे जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी उसमें इंडोनेशिया भी कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा भी यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोलते हैं। अब इस बात को लेके, इस स्टेटमेंट को लेके यूक्रेन बहुत नाराज हो गया। यूक्रेन यहाँ पे क्यों नाराज है? देखिए, जहां पे जो है उस हिसाब से सीज फायर होता है तो यूक्रेन का एक बड़ा क्लेम्ड हिस्सा रशिया के पास चला जाएगा अभी के लिए, लेकिन इंडोनेशिया बोल रहा है कि रशिया के पास नहीं जाएगा, वहां पे बाद में रेफरेंडम होगा। तो इस इलाके में रहने वाले लोग अगर प्रो यूक्रेन वोट देते हैं तो वो इलाके यूक्रेन को वापस कर दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि एक बार सीज फायर हो जाता है, लड़ाई रुक जाती है, तो कल की डेट में रशिया मानेगा ही नहीं रेफरेंडम के लिए। और रशिया मान भी जाता है रेफरेंडम के लिए तो ऑब्वियस ही बात है वो इलाके रशिया के कंट्रोल में है, तो रशिया की जो फोर्सेज हैं वो लोगों की कनपट्टी पे बंदूक रख के वोट रशिया के फेवर में डलवाएंगे। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जो इंडोनेशिया के हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो भी रेफरेंडम होगा वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर होगा, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा। ये सब देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सिल रेंजिकोव ने बोला है कि ये तो बड़ा स्ट्रेंज प्रपोजल है, ये इंडोनेशिया का प्रपोजल नहीं लग रहा, ये तो रशिया का प्लान लग रहा है। क्योंकि रशिया तो यही चाहता है, रशिया चाहता है कि इस समय पे हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाए, हॉस्टिलिटीज खत्म हो जाएगी, जहां तक यूक्रेन है वहां पे यूक्रेन, जहां तक रशिया है वहां पे रशिया, उसके बाद रेफरेंडम के थ्रू इलाका यूक्रेन के पास वापस आने से रहा, चूंकि रशिया वहां पे रेफरेंडम होने ही नहीं देगा, और गलती से हो भी गया तो रशिया कनपट्टी पे बंदूक रख के रशिया के फेवर में वोट कराएगा उन लोगों को, क्योंकि जिस फोर्स का वहां पे राज है वही के सोल्जर्स मेजरली डिप्लॉयड है। रशिया के सोल्जर्स मेजरली इन डिस्प्यूटेड इलाकों में ऑक्युपाइड है जहां पे रशिया कब्जा चुका है, तो रेफरेंडम वो रशिया के फेवर में करवा ही लेंगे। इसलिए इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर के प्लान का यहां पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे चूंकि ये स्टेटमेंट दे दिया प्रबोवो सुबियांतो ने, तो यूक्रेन ने बोला कि ये कैसा प्रपोजल दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार प्रपोजल है। तो ऑब्वियसली बात है यूक्रेन इस पर्टिकुलर प्रपोजल को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब यूएस और ईयू तो इस समय भी पूरे हेड स्टेड फास्ट होकर यूक्रेन के पीछे खड़े हैं और लंबे समय तक जंग होने वाली। देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही प्रपोजल पॉसिबल है। रीजन भी, यूक्रेन अपने पोजीशंस पे मेलो डाउन करेगा नहीं, रशिया पीछे जाने वाला है और ना वो यूक्रेन को आगे आने देगा। यूक्रेन बोल रहा है कि हमारी पूरी टेरिटरी वापस करो इंक्लूडिंग क्रीमिया, तो ऐसे तो निगोशिएशन होने से रहा। तो अगर जंग रोकनी है तो आपको अभी जो पोजीशंस है वहीं पे रोकनी पड़ेगी, और अगर वहीं पोजीशंस रोक दी गई तो यूक्रेन का बोलना है कि रशिया कभी भी ये इलाका वापस करेगा नहीं। तो कुल मिला के ये जो एक प्रैक्टिकल प्लान है सुबियांतो का, ऑब्वियसली बात है इसको अपोज कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि ये यूक्रेन के बिल्कुल अगेंस्ट में चला जाएगा लॉन्ग टर्म में। भले रशिया आज कुछ एश्योरेंस दे दे, कल की डेट में वो पलट जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए, 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करूंगा वो है इंक्रीज रेनफॉल एनोल विल नॉट हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिकवरी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेके इंडिया के अंदर काफ़ी बातचीत होती है साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में। चूंकि साइंस यहाँ पे रिलेटेड है दोस्तों, तो जितनी भी न्यूज़ है साइंस एंड टेक, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर 3 के अंदर ये साइंस एंड टेक की न्यूज़ आपके काम की होती है। ठीक है भाई। अब अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं। 2002 से लेकर 2022 के बीच में 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अकर्ड इन नॉर्थ इंडिया। वार्मिंग क्लाइमेट आगे आने वाले समय में फ्लड्स की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएगा, ड्रॉट्स को बढ़ाएगा। इस वार्मिंग क्लाइमेट के चलते समर मानसून में बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये जो समर रेनफॉल बढ़ेगी ये 6 से 8% बढ़ेगी, और ये बढ़ी हुई रेनफॉल ग्राउंड वाटर को स्टेबलाइज करने में मदद कर सकती है। फिर क्या बताया जा रहा है, यूज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्विफर्स फ्रॉम डीटर एक्विफर्स इन द एंडो-गैंगेटिक प्लेन विल मेक इट हार्ड फॉर इट्स रिकवरी फ्रॉम इंक्रीज्ड रेनफॉल। सो रिकवरी ऑफ द डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर इन नॉर्थ इंडिया विल बी इनसफिशिएंट इफ ग्राउंड वाटर इज नॉट कंजर्व्ड। देयर इज अ क्रिटिकल नीड टू रिस्ट्रिक्ट अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज इन इरिगेशन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए 2002 से लेकर 2022 के बीच में ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अबाउट 95% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अकर्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो इन 20 सालों में 95% नॉर्थ इंडिया का ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है। और जो ग्राउंड वाटर यूजेज है ये एक फैक्टर है ग्राउंड वाटर स्टोरेज को लेकर, और दूसरा समर मॉनसून रेनफॉल्स, ये एक दूसरा फैक्टर है। ऐसा बताया जाता है कि मॉनसून में जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये बारिश कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी खत्म हो रहा है उसको कंपनसेट कर देती है। लेकिन
इन दो फैक्टर्स के अलावा भी फैक्टर्स आते हैं। एक तो ग्राउंड वाटर की यूज, आप कितना ग्राउंड वाटर बाहर निकाल रहे हो, दूसरा कितना पानी बरस रहा है, उससे ग्राउंड वाटर का रिक्यूपरेशन कितना रहा, उसके साथ भी एक फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, जैसे एफॉरेस्टेशन। ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स का रिचार्ज तब ज्यादा होगा जब पेड़ बहुत ज्यादा होंगे। जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो ऑब्वियस ही बात है, उनकी रूट्स पानी को खींच के स्लोली ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज कर देते। तभी आप देखोगे कि बड़े पेड़ों के लॉट के नीचे ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स बहुत बनते हैं। आज की डेट में यूपी और बिहार के जो प्लेन्स है ना दोस्तों, उसके नीचे बड़े बड़े ग्राउंड वाटर एक्विफायर आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि इन इलाकों में पहले पेड़ हुआ करते थे। अब पेड़ काट के सड़कें, घर वगैरह बना दिए गए हैं, तो उस स्पीड पे इन ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स का रिचार्ज नहीं हो रहा है। प्लस एक चीज है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नए चैलेंजेस को फेंक रहा है ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्राउंड वाटर पंपिंग टू मीट इरिगेशन डिमांड फॉर क्रॉप्स। आज की डेट में क्रॉप्स की इरिगेशन डिमांड के लिए बहुत तेजी से ग्राउंड वाटर की पंपिंग की जा रही है, ठीक है ना। और जो क्लाइमेट वार्निंग है ये बताती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आगे आने वाले में समय में बढ़ेंगे, बाढ़ भी बढ़ेगी, ड्रॉट भी बढ़ेंगे। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज है इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि पानी है, पॉन्ड है, बड़ा सा ओशन है, वहां पे पानी गर्म हुआ और मतलब भाप बन के ऊपर उड़ गया, इसको आप बोलोगे इवेपोरेशन। एक होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि भाई जो रूट होते हैं एक प्लांट के, उस रूट से जो पानी है वो पहुंचा प्लांट की लीव्स तक और लीव्स के पोर से वो एटमॉस्फेयर में चला गया, इवेपोरेट हो गया, तो इसको आप बोलते हो इवेपो ट्रांसपिरेशन। आगे आने वाले समय में जो ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स हैं उससे पानी ऊपर सॉइल में पहुंचेगा, सॉइल से प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचेगा, प्लांट्स के रूट से प्लांट्स की लीव तक पहुंचेगा और फिर वो लीव से इवेपोरेट कर जाएगा। ये प्लांट्स में भी होगा, ट्रीज में भी होगा। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन भी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है ग्राउंड वाटर के डिप्लीशंस की। और ये इवेपो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा जैसे जैसे क्लाइमेट और ज्यादा वार्म होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट जब वार्म होगा तो हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक ये बोलता है कि समर मॉनसून्स में बारिश ज़्यादा होगी। जब 6 से 8% बारिश ज़्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज होगा ग्राउंड वाटर का वो भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ये रिचार्ज उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये पूरा आर्टिकल सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करता है कि भैया समर मॉनसून में अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मॉनसून में पानी ज़्यादा भी बरसेगा और उस ज़्यादा पानी के चलते ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स हमारे रिचार्ज हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत सारी सर्वेस की गई हैं आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। ऑब्जर्वेशनल ग्राउंड वेल डाटा को उन्होंने ऑब्जर्व किया, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन उठाए इन्होंने, ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट ग्रेस के, हाइड्रोलॉजिकल मॉडल सिमुलेशंस यहाँ पे बनाए फ्यूचर एमिशन सिनारियो के, और इसके बेसिस पे ग्राउंड वाटर स्टोरेज की वेरिएबिलिटी को समझने की कोशिश की गई है ड्यू टू वार्मिंग क्लाइमेट। इस टीम को यह पता चला कि प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन समर मॉनसून ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज नॉट विद द स्टैंडिंग रिकवरी ऑफ द डिप्यूटेड ग्राउंड वाटर नॉर्थ इंडिया विल बी इनसफिशिएंट इफ देयर इज कंटिन्यूड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब आज की डेट में अगर आपको ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना है तो उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप तेजी से ग्राउंड वाटर को निकाल के इस्तेमाल करते गए तो फिर आप उसको रिफिल नहीं कर पाओगे, उसको रिचार्ज नहीं कर पाओगे। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब ये ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स बन रहे थे, जब ये ग्राउंड वाटर स्टोरेज बन रहा था, उस समय पे धरती की ज़मीन पे बहुत सारे पेड़ थे। यहाँ लिखा नहीं है बट एक बहुत सिंपल फैक्ट है, बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ की जड़ें बहुत तेज़ी से ग्राउंड वाटर का रिचार्ज कराती हैं। लेकिन आज की डेट में फॉरेस्ट कवर उतना बड़ा है नहीं, डिफॉरेस्टेशन बहुत हद तक हो चुका है, तो आर्टिफिशियल मीन से, एंथ्रोपोजेनिक मीन से ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज करना ये अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क हो चुका है, ठीक है ना। फिर बहुत सारे ऐसी एक्विफायर्स हैं जिससे ऑलरेडी सारा पानी आप निकाल चुके हो तो उसकी सैंड नीचे की तरफ धंस चुकी है, तो वहाँ पे उतनी जगह भी नहीं बची है ग्राउंड वाटर को स्टोर करने के लिए। तो ये सब बातें आप बताई जा रही हैं। क्लाइमेट वार्मिंग एंड अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आर लाइकली टू एम्प्लीफाई द चैलेंजेस रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी। ये बेसिक चीज़ ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई और कुछ नहीं है। तो एफिशिएंट इरिगेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आगे आने वाले समय में ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब उस ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी में पानी बारिश से नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, आप ग्राउंड वाटर से पानी को खींचे जाओगे। लेकिन इतना हद तक आप ग्राउंड वाटर स्टोरेज से इरिगेशन के लिए पानी खींचोगे तो एक समय पे हमारे ग्राउंड वाटर टेबल खाली हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न के समय पे पानी को सस्टेनेबली स्टोर करना, उसके साथ साथ ओवरऑल इरिगेशन की नॉवल टेक्निक्स निकाल को लेके आना, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन जो कि ओवरऑल वाटर की यूटिलाइजेशन को इरिगेशन के समय पर मिनिमाइज कर दे। इन सब चीज़ों की लॉन्ग टर्म में हमें ज़रूरत है। हम ग्राउंड वाटर स्टोरेज को रिचार्ज पूरी तरीके से कर नहीं सकते, हमारी मजबूरी है उसको कंजर्व करके रखना। अभी के लिए जो ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है वो ख़त्म ना हो जाए, इस बात को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला, स्टडी रिवील्स बटरफ्लाइज बायोजियोग्राफिक ओरिजिन। ये भी साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाइज कैसे इवॉल्व हुई हैं इस बात को लेके यहाँ पे एक स्टडी हुई है। देखिए
बटरफ्लाई वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसली स्टडीड इंसेक्ट ग्रुप्स है। इनकी अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करो और बटरफ्लाई की डाइवर्सिफिकेशन की बात करो तो इसको हमने सही तरीके से समझा नहीं, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए एक इंटरनेशनल टीम बनी रिसर्चर्स की, जिन्होंने 391 बटरफ्लाई के जीन्स को स्टडी किया 2300 बटरफ्लाई स्पीशीज में 90 कंट्रीज में, और इसके बेसिस पे एक फाइलोजेनोमिक ट्री बनाया गया है बटरफ्लाइज का, जो कि 92% ऑफ द बटरफ्लाइज जेनरा को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली यहाँ पे करने की कोशिश क्या की गई है, एक क्लासिफिकेशन किया गया है बटरफ्लाई की मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उसके बेसिस पे 36 बटरफ्लाई टाइप्स को आइडेंटिफाई किया गया जिनका क्लासिफिकेशन किया गया। ये पर्टिकुलर स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल नेचर इकोलॉजी और एवोल्यूशन में, और इसके बेसिस पे पता चला है कि पहली बार बटरफ्लाई इवॉल्व होकर जन्मी थी कहां पे, 100 मिलियन ईयर अगो, 10 करोड़ साल पहले अमेरिकास में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। यहाँ पे क्लियर नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, बट नॉर्थ अमेरिका में जन्मी थी। तो पहली बार बटरफ्लाई कहां पाई गई, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इनकी मॉलिक्यूलर क्लॉक के बेसिस पे पता किया गया। अब सोचो 10 करोड़ साल पहले बटरफ्लाई जन्मी है, ये यहाँ पे पता किया जा रहा है, तो बहुत डिटेल्ड और एडवांस लेवल की साइंस को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होगा। उसके बाद बटरफ्लाई के साथ साथ मॉथ्स और इस प्रकार के जो और छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका में कैसा था, इस पर्टिकुलर फैक्ट को भी यहाँ पे स्टडी किया गया है। इस पर्टिकुलर स्टडी में बेंगलुरु बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के डॉक्टर कृष्णा मेघ कुंते भी इन्वॉल्व हैं। अब बेसिकली यहां पे कोई एडेप्टिव रीजन तो समझ में नहीं आया है कि क्यों नॉर्थ अमेरिका में ही ये बटरफ्लाई जन्मी है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका से ये पूरी दुनिया में फैली है। ठीक है, यहां पे क्या बोलना है, सिंस वी स्टडीड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओवर 19,000 बटरफ्लाई स्पीशीज फ्रॉम अराउंड different genera and covered over 90% of the genera and also sequenced moths and other related insect species, we have able to pinpoint the origin of butterflies in time and space। तो बड़े स्केल पे बटरफ्लाई की आप कह लो ओरिजिन को स्टडी करके ये आइडेंटिफाई किया गया कि 10 करोड़ साल पहले अमेरिकाज में लेट क्रेटेशियस पीरियड में इस पर्टिकुलर बटरफ्लाई का जन्म हुआ था, एवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद ये बटरफ्लाई नॉर्थ अमेरिका से यूरोप में फैल गई। क्यों? क्योंकि उस समय पे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशन एग्जिस्ट नहीं करता था। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वो जो पेंजिया वाला कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका से यूरोप में चली गई ये बटरफ्लाई 75 मिलियन साल पहले, मतलब आप कह लो कि 7.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका से जो एशिया में डिस्पर्सल हुआ है इन बटरफ्लाइज का, वो कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स के थ्रू हुआ है 60 मिलियन ईयर्स अगो, 6 करोड़ साल पहले। अब क्या था कि नॉर्थ अमेरिका की एशिया से सीधे कनेक्टिविटी नहीं थी, तो कोल्डर लोकेशंस के थ्रू घूमते हुए ये बटरफ्लाइज इवॉल्व होते होते एशिया में पहुंची हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो नॉर्थ अमेरिका में इन बटरफ्लाइज की जो वेरिएबिलिटी, जो डाइवर्सिटी है वो कम है और एशिया के रीजन में ज़्यादा है। उसका वजह यह है कि नॉर्थ अमेरिका के रीजन आते हैं टेम्परेट जोन में, और टेम्परेट जोन की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बटरफ्लाई की इवोल्यूशन के लिए और सस्टेनेंस के लिए उतनी आप कह लो यूजफुल नहीं है। जो ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं, जो थोड़ी गर्मी और मॉइस्ट वाली कंडीशंस होती हैं, जो कि एशिया के रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे एशिया में बटरफ्लाइज एक बड़ी वैरायटी में पाई जाती हैं। नॉर्थ अमेरिका में बड़ी वैरायटी में पाई नहीं जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका आता है अब टेम्परेट क्लाइमेट जोन में, और टेम्परेट क्लाइमेट जोन में उतनी बड़ी वैरायटी बटरफ्लाई की पड़ती नहीं। ठंडी के समय पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इतनी ठंडी में बटरफ्लाई की ज़्यादातर जो स्पेशीज़ हैं सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो मिलती हैं बटरफ्लाई की डाइवर्सिटी नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन कम मिलती हैं। जिस लेवल की एशिया में मिलती हैं उस लेवल की नहीं मिलती। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। Despite being its place of origin in North America, largely being a temperate zone, has far less diversity compared to the tropical region in South America and Asia। तो साउथ अमेरिका और एशिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट के चलते बटरफ्लाई यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। स्पेसिएशन इज फार हायर इन ट्रॉपिक्स एंड द टेम्परेट रीजन देन द टेम्परेट रीजन, मतलब ओवरऑल स्पेशीज डाइवर्सिटी बटरफ्लाई की आपके ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा व्हेन कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। सूटेबल क्लाइमेट दैट अलाउज बटरफ्लाइज टू लिव थ्रू द ईयर, द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट एंड द हायर डाइवर्सिटी इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ प्लांट स्पेशीज दैट सर्व एज अ सोर्स ऑफ food for butterflies, serve as a main drivers for higher speciation of butterflies in tropics. These are the reasons why we find greater diversity of butterflies in the tropic region. ये मैंने आपको सब समझा दिया। Like in most other animals, the dispersal of butterflies never followed a single direction. According to Dr. Kunte, after initial dispersion of butterflies from temperate to tropical regions, butterflies then dispersed from tropics to temperate region and vice versa in different butterfly groups that have evolved subsequently. मतलब पहले टेम्परेट से ट्रॉपिकल में आई बटरफ्लाइज, फिर ट्रॉपिकल से दूसरे टेम्परेट रीजन में भी गई हैं बटरफ्लाइज। ऐसा नहीं है कि बटरफ्लाइज का एवोल्यूशन केवल एक डायरेक्शन में हुआ है फ्रॉम टेम्परेट टू ट्रॉपिक, जी नहीं, ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ भी गई हैं आपकी बटरफ्लाई। तो जो बटरफ्लाई के एवोल्यूशन में डिस्पर्सल हुआ है वो बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है।
लेट योशीन पीरियड तक आते आज से 3 करोड़ 40 साल पहले तक आते 34 मिलियन ईयर्स अगो तक आते हर मॉडर्न कॉन्टिनेंटल लैंड लास्ट पे बटरफ्लाई पूरी तरीके से फैल चुकी थी, आ चुकी थी। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पे, जेनेटिक चेंजेस पावर H5N1 स्प्रेड सीवियरिटी इन एनिमल्स। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे बात की जा रही है H5N1 वायरस की। इसका क्लेड नाम दिया गया है 2.3.4.4b। वाइल्ड बर्ड्स में फैलता है, 30 कंट्रीज में फैला हुआ है। फरवरी 2022 तक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की 30 कंट्रीज में H5N1 वायरस फैल चुका है, क्लेड 2.3.4.4b। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको ये वायरस मिलता है, इसके डिफरेंट रीअसॉर्टमेंट्स आपको मिलते हैं। वाइल्ड बर्ड्स इन नॉर्थ अमेरिका में ये H5N1 वायरस फैला हुआ है, ठीक है ना। ये जो H5N1 वायरस का रीअसॉर्टमेंट है, जो एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, ये आपको जेनोटिपिकली और फेनोटिपिकली डाइवर्स फॉर्म में नजर आता है। सीवियर डिजीज कॉज करता है, जिसके ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है मैमल्स में। इस पर्टिकुलर वायरस के बहुत से डिस्टिंक्ट इन विट्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंक्रीज्ड वायरस रेप्लिकेशन रेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी एबिलिटी टू कॉज सीवियर डिजीज बहुत ज़्यादा है, और ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट मेमेलियन एनिमल्स के साथ भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, बर्ड्स को तो देखो एवियन स्पेशीज को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है H5N1 वायरस। तो बर्ड्स को शामत आ जाती है, चिकन्स को काट काट के गाड़ दिया जाता है, डक्स वगैरह को, जब भी H5N1 फैलता है। इंडिया के अंदर भी हमने बात देखी है, लेकिन इस बात के ऊपर ज़्यादा थेसिस नहीं हुई कि मैमल्स के अंदर कितना फैल सकता है। इंसान भी एक प्रकार का मैमल्स है, तो मैमल्स के अंदर अगर ये H5N1 फैलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो ये ह्यूमंस पे भी आके रुकेगा। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एक स्टडी कंडक्ट हुई, स्टडी पब्लिश हुई थी जनरल नेचर कम्युनिकेशंस में। इस पर्टिकुलर वायरस में एक प्रोक्लिविटी पाई गई है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो कल की डेट में अगर ये मैमल्स में आता है और मैमल्स को इन्फेक्ट करता है तो मैमल्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये कॉज कर सकता है। दिसंबर 2021 में ये जो H5N1 वायरस था, इसको पोल्ट्री में डिटेक्ट किया गया और गल में डिटेक्ट किया गया ईस्टर्न कनाडा में। ये जो ईस्टर्न कनाडा वाला वायरस था, ये क्लोजली रिलेटेड था 2.3.4.4b को, ठीक है। स्प्रिंग ऑफ 2021 में इसको आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद वो यूएस के बहुत सारे स्टेट्स के वाइल्ड बर्ड्स में भी फैल गया। WHO ने जब अपडेट दी सितंबर 2021 और फरवरी 2022 की, तब पता चला कि 2.3.4.4b ने 26 इन्फेक्शन कॉज किए हैं ह्यूमंस में, जिसमें से 25 इन्फेक्शन तो चाइना में थे और 1 यूके में था। तो